वेलकम टू फिजिक एरुडिशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोला जाता है, डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोला जाता है। लेकिन ये विस्कोसिटी है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड वेरी सिमिलर और आप बोल सकते हैं एनालोगस। एनालोगस मतलब सिमिलर टू फ्रिक्शन वर्ड। जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और अगर उन दोनों में मोशन अगर क्रिएट किया जाए तो कहीं ना कहीं एट द कांटेक्ट आपको पता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है। चाहे आप हाथ को ही रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। यानी फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस, एक सरफेस दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा है। द सेम वे इन फ्लूइड, फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करता है और आप उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी फ्लूइड का जो एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करता है, यानी द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लूइड मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते थे कि मान लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अपना मान लीजिए कोई फ्लूइड लेयर है। इमेजिन कीजिए लेयर जस्ट लाइक परत। ऐसे तो रियलिस्टिक आप देख नहीं सकते, लेकिन मान रहे हैं कि दो लेयर है और मान लीजिए कि एक लेयर जो है ऊपर का बोलते हैं कि ये मोशन में है, दिस वन इज मोशन। और नीचे का जो लेयर है हम मानते हैं कि ये स्टेशनरी है और ये लेयर जो है स्टेशनरी है, रेस्ट में है। अब यहां पे इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि हम बहुत छोटा डिस्टेंस मानते हैं dy, यानी हम वर्टिकल डायरेक्शन को y से डिनोट कर रहे हैं और ये हमारा फ्लूइड जो मोशन है वो x डायरेक्शन में है। अब यहां पे मान लीजिए कि ऊपर का लेयर किसी वेलोसिटी से जा रहा है। जब हम लोग फ्लूइड वर्ड को डिफाइन कर रहे थे तो फ्लूइड का मतलब होता था कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर शियर फोर्स, और जो कि कंटिन्यूअसली जो है फ्लो कर सकता है अंडर शियर स्ट्रेस। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस? हम लोग बात किए थे कि किसी सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बॉडी का होगा दैट विल रेजिस्ट टू एक्सटर्नल लोड, उसी को आप बोलते हैं स्ट्रेस। अब वो नॉर्मल भी हो सकता था, टेंजेंशियल भी हो सकता था। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दो लेयर अगर हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, एक लेयर मोशन में और दूसरा लेयर स्टेशनरी है, तो यहां पे आप बोल सकते थे कि सर मान लीजिए कि जस्ट हम एक एलिमेंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि सर ये अपना A B C D है, यानी जब कोई मोशन नहीं था। अब यहां पे मोशन जब स्टार्ट हो गया तो मान लीजिए कि ये लेयर डिफॉर्म हो गया, क्योंकि फ्लूइड में जब भी अगर फोर्स लगता है और अगर आप उसमें बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स हो सकता है, नो मैटर हाउ स्मॉल आप फोर्स या शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहां पे बोल सकते थे कि सर ये दो लेयर में अगर हम देखें तो यहां पे बोल सकते थे कि ये C और ये C डैश और ये D डैश हो गया। मान लीजिए कि
ये जो एंगल बना ये डी थीटा है, डी थीटा है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, चाहे आप सी से सी डैश आने में मान लीजिए कि ये फ्लूइड को dt टाइम लगा, सिमिलरली डी से डी डैश जाने में भी सेम टाइम लगा। तो यहां पे अगर हमसे कोई पूछे कि ये cc है और इसको मान लेते हैं dx, लेट जो डिस्टेंस है cc डैश दैट इज dx, और जो हाइट है ac हम इसको मानते हैं dy, और एंगल मान के चलते हैं डी थीटा। अब यहां पे डी थीटा हो चाहे dy हो या dx हो, दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल। और ये मान के चलिए कि सर यहां से यहां तक आने में dt समय लगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी था वो du था, बहुत छोटा सा चेंज हुआ, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो du वेलोसिटी और dt टाइम है यहां पे। तो अगर हम से पूछा जाए कि सर ये dx कितना होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी है तो आप लिखते हैं dx/dt, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आप बोल सकते थे कि सर इसको हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये du वेलोसिटी चेंज हुआ, तो dx अपना हो जाएगा du dt। और अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट शुड बी tan d थीटा, tan d थीटा, तो आप tan d थीटा यहाँ पे ट्रायंगल अगर हम फिर से आपको बना दे ताकि सामने एक दिखे, ये एंगल डी थीटा है और ये ए है, ये सी है, सी डैश है, और ये डिस्टेंस dy है और ये डिस्टेंस हमारा dx है। तो आप बोल सकते थे कि सर अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री tan d थीटा वी कैन राइट इट एज dx/dy। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि जैसे आप हमेशा देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे इसको नोट में लिखते हैं ताकि आप इसको हमेशा ध्यान रखें, ये हर जगह आपको काम आने वाला है। मान लीजिए कि हम एक सर्किल का छोटा सा पार्ट लेते हैं और बोलते हैं कि ये एंगल जो है बेटा अपना डी थीटा है, मान लीजिए कि रेडियस r है और OAB। अब यहां पे ये जो d थीटा है, d थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब खुद आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि ये AB जो है, जो यहां पे जस्ट लाइक कर्व दिख रहा है, बहुत छोटा के केस में वो एक लाइन के रूप में भी आप देख सकते थे, क्योंकि ये बहुत छोटा अगर होगा तो आप लाइन AB और AB के कर्व के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आप खुद इमेजिनेशन कीजिए कि बहुत छोटा आप AB बनाए हैं, वो कर्व और लाइन परपेंडिकुलर, आपको दोनों सिमिलर ही दिखने वाला है। अब मैथ के हिसाब से ये कहता है कि सर मान लीजिए कि अगर हमको लिखना पड़े डी थीटा, तो आप बोल सकते थे कि डी थीटा यानी थीटा का एक रिलेशन होता था, थीटा इज इक्वल टू L/R, L मतलब आर्क का लेंथ होता था। द सेम सिचुएशन आप यहां पे बोल सकते थे कि सर AB जो है AB/R हमारा डी थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अगर हमको लिखना हो कि भैया मान लीजिए कि हम आपसे पूछे बेटा साइन डी थीटा क्या हो सकता था, तो ऑलरेडी आप बोल सकते थे कि सर साइन डी थीटा जो है, यहां पे AB इतना छोटा है, डी थीटा इतना छोटा है कि AB का कर्व और परपेंडिकुलर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है,
तो साइन डी थीटा मैथ के फॉर्मूला के हिसाब से तो ये बन जाएगा अपना ए बी बाई आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोल सकते थे। अब इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि डी थीटा भी ए बी बाई आर है, साइन डी थीटा भी ए बी बाई आर है, इसलिए आप इसको लिखते हैं डी थीटा। इसलिए आप कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं और आपसे बोला जाता है कि साइन, यहां अगर डी थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन डी थीटा को डायरेक्टली आप डी थीटा लिख देते हैं, या थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्यों? तो आप यहां पे ये कॉन्सेप्ट को समझ गए। सिमिलर मैनर में अगर हम बोले कि व्हाट शुड बी कॉस डी थीटा, तो कॉस डी थीटा का रिलेशन है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस भी आर है, हाइपोटेनस भी आर है, यानी आर बाई आर। यहां पे क्या मिल रहा है बेटा? 1। यानी अब यहां पे अपने पास देखने को मिल रहा है कि कॉस डी थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो आप डायरेक्टली लिखते हैं कि सर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा अगर देखा जाए तो वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर थीटा लिख रहे हैं, यहां हम डी थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो अब अगर आपसे ऐसा ही पूछे जाए कि बेटा tan डी थीटा क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते थे कि साइन डी थीटा बाई कॉस डी थीटा, और साइन डी थीटा को आप डायरेक्टली डी थीटा लिख सकते थे, और कॉस डी थीटा 1 हो जाता है, यानी tan डी थीटा को डायरेक्टली आप डी थीटा लिख सकते थे। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडली यूज होता है। तो यहां पे भी आप बोल सकते थे कि tan डी थीटा को अगर हमको लिखना हो तो आप बोल सकते थे कि सिंस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, सो डी थीटा जो है वो हो जाएगा dx बाई डी वाई, और dx को यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि सर डी थीटा इज इक्वल टू, और dx जो है वो du dt हो जाएगा बाई dy, और इसी को आप लिख सकते थे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। अब ये यूजुअल मीनिंग क्या है ये समझते हैं। क्यों हम यहां पे बात कर रहे हैं? हम लोग पहले 2 लेयर को कंसीडर किए फ्लूइड का, दोनों के बीच में dy डिस्टेंस था। मान लीजिए कि डिफॉर्मेशन हो रहा था, एक लेयर रेस्ट में था, दूसरे लेयर मोशन में था, तो मोशन के कारण उसका जो चेंज हुआ वो डी थीटा से डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि ये डी थीटा जो है ये डिफॉर्मेशन है। तो फिजिक्स यहां पे बोला जा सकता है कि सर ये जो डिफॉर्मेशन है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, दिस वन इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डी थीटा बाई डी टी। रेट वर्ड का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इज इक्वल टू, ऊपर ये हमारा वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है, तो ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी अब आपको यहां पे ग्रेडियंट वर्ड कभी भी रहे तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बात होता है। अब यहां पे आपको क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये वेलोसिटी जो है वो y के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। अब इसको, ये तो कॉन्सेप्चुअल हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि डी थीटा बाई डी टी जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल आ गया है। और हम लोग पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी को, तो यहां पे कहा गया है कि shear stress is directly proportional to rate of deformation। अब यहां पे की पॉइंट आपके पास है कि ये फ्लूइड का लाइन है। सॉलिड मैकेनिक्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आप पढ़ते हैं कि शियर स्ट्रेस, वहां पे पढ़ते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन यहां पे ये जो हमारा है
ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं इसको। दिस वन इज स्ट्रेन रेट, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन रेट। यहां पे डिफरेंस दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लूइड में आपका शियर स्ट्रेस जो होता है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन रेट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन हो रहा है। सॉलिड मैकेनिक्स में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, न कि रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में यहां स्ट्रेन नहीं होता है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आप इसी को मैथमेटिकली लिखते हैं कि शियर स्ट्रेस को डिनोट कर सकते हैं टाउ से, दिस वन इज शियर स्ट्रेस। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको आप लिख सकते थे डी थीटा बाई डी टी, और इसी को ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल है, यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप इसी को लिख सकते थे डी यू बाई डी टी, और टाउ अब हो जाएगा, अगर कभी भी प्रोपोर्शनल है तो देयर विल बी कांस्टेंट, तो आप इसी को ऐसा भी लिखते हैं, सॉरी डी यू बाई डी वाई, एक्सट्रीमली सॉरी, हियर डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी दोनों आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। और शियर स्ट्रेस यानी आप इसी को लिख सकते थे कि फोर्स बाय एरिया, ये जो फोर्स है दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक नॉर्मल, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंट बनाते हुए। सो म्यू डी यू बाई डी वाई, और आप इसी को लिख सकते हैं एफ टी म्यू ए डी यू बाई डी वाई, और यहां पे म्यू को ही हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, या इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और आपको एक और बात यहां बता दें, ये फोर्स जो है शियर फोर्स यहां पे विस्कस के रिलेशन के साथ है, विस्कोसिटी के रिलेशन के साथ है। इसी को कभी कभी आप देखेंगे इसी को बोल देता है विस्कस फोर्स। तो ये भी आप ध्यान रखें कि विस्कस फोर्स कभी भी पूछे तो उसका रिलेशन यही होगा म्यू ए डी यू बाई डी वाई। ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो आपको विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये मैथमेटिकल रिलेशन कोई पूछे कि क्या है विस्कोसिटी का रिलेशन मैथमेटिकल, तो आप एग्जांपल लिए, दो लेयर है, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है, एक फ्लूइड का लेयर मोशन में है, तो आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मिल रहा है कि शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। लेकिन समझने के लिए बात करते हैं थोड़ा सा। हमेशा आपको पता है कि हर जगह पे टांग खींचने वाले लोग होते हैं, तो एक नेचर है कि जब भी कोई, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और अज्यूम कीजिए कि इस सरफेस के ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि जो सबसे नीचे का जो फ्लूइड है, सबसे नीचे का फ्लूइड का लेयर, मान लीजिए कि थोड़ा लेयर को दिखाना मुश्किल है क्योंकि इमेजिनेशन बेस्ड है, लेकिन हम लोग अपने कोर्स में थोड़ा सा लेयर को दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सबसे नीचे का लेयर है, फ्लूइड का लेयर है। मान लीजिए कि दिस वन इज फ्लूइड लेयर एट द कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, यानी ये फ्लूइड लेयर सॉलिड के कांटेक्ट में है। और होता क्या है इसमें कि ये फ्लूइड
का लेयर जो है वो सॉलिड सरफेस पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। यानी यहां पे आपको देखने को मिलता है, एक टेक्निकल वर्ड है जो हायर एजुकेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, नो स्लिप कंडीशन। लेकिन अभी आप केवल मीनिंग समझिए, नो स्लिप कंडीशन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नो स्लिप कंडीशन नाम से ही झलक रहा है कि स्लिप नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि ये फ्लूइड का लेयर है और ये इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो सबसे नीचे का लेयर यहां पे स्टिक हो गया, चिपक गया। अब ये जैसा सरफेस का मोशन होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में इसका मोशन होगा, उसी को आप बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। यानी यहां पे जो है नो स्लिप कंडीशन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सॉलिड और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड सेम हो जाना, सेम हो जाना। यहां पे एट द कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, एट द कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह होगा। अब ये लेयर जो है, अब आप इससे पूछ सकते थे कि भैया तुम तो रेस्ट में आ गए। अगर मान लीजिए कि सरफेस जो है, दिस वन इज सरफेस, सॉलिड सरफेस, ये रेस्ट में होता, कोई मोशन नहीं था, तो अब ये लेयर भी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। अब ये लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को रोकने का कोशिश करेगा। यानी स्ट्रॉन्ग, जो जितना सरफेस के नियर रहेगा उसको उतना ही रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर इससे ऊपर वाले लेयर को भी रोकने का कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज देखने को मिलेगा यहां कि मान लीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी जो है, अभी हम लोग यहां पे लीनियर ही मान के चल रहे हैं। लीनियर कहने का मतलब वेलोसिटी लीनियर चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो मान लीजिए कि कांटेक्ट में यहां पे एट द कांटेक्ट होता वेलोसिटी जीरो था, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी हो गया क्योंकि ये लेयर जो है अपने ऊपर वाले लेयर को फ्लो करने से रोक रहा है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी कम हो जाएगा। फिर ये लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को रोकेगा। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, दैट इज फार अवे फ्रॉम द सरफेस, उस पे सरफेस का जो रोकने का क्षमता है वो कम देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि ये यहां पे हम लोग ये जो दिखा रहे हैं इसको बोला जाता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल यानी ये कहना चाहता है कि प्रोफाइल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी भी आपको दिखाना हो तो आपको पता है एरो से दिखाया जाता है। यानी सरफेस पे ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन वेलोसिटी जीरो हो गया, और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। जस्ट लाइक आपका घर, यानी आप घर पे हैं तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है, आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा फ्रीडम मिल गया क्योंकि आप अवे फ्रॉम सरफेस है। सरफेस ही मेन कॉज है रोकने का। तो अब सरफेस से जैसे जैसे मान लीजिए कि आप पटना में शिफ्ट हो गए या कहीं भी शिफ्ट हो गए, कोटा चले गए, तो जैसे जैसे इफ यू गो फार अवे फ्रॉम द सरफेस योर फ्रीडम विल बी इंक्रीज्ड, आपका फ्रीडम बढ़ जाएगा। तो यहां पे सरफेस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और यही आपको विस्कोसिटी बताता है कि सरफेस पे कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो अप टू सर्टेन रीजन जो है विस्कस इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलेगा, विस्कस इफेक्ट। क्योंकि सवाल ये है, कॉमन क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपके सिलेबस में कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको दे देगा कि ये रहा दो प्लेट, मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, नॉट फ्लूइड। और इसका वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये प्लेट जो है ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड है। मान लीजिए कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए कि इसके केस में शेयर फोर्स कितना लगना पड़ेगा, कितना प्लेट को खींचने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड में तो एक प्रॉपर्टी है, रोकने का कोशिश कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बोल सकते थे कि सर ये
यहां पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि प्लेट रेस्ट में है। सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी सेम एज सरफेस होता है, और ये प्लेट के जो कांटेक्ट में होगा ऊपर में, उसका वेलोसिटी सेम एज कि ऊपर का प्लेट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों का सेम। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ मान लीजिए कि हम लीनियर बना रहे हैं, लीनियर ऐसा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये फ्लूइड बीच में है, अब इसके ऊपर वाले प्लेट पे कितना फोर्स लगाया जाए। मान लीजिए कि इस फ्लूइड का गैप जो है दो प्लेट के बीच में, मान लीजिए कि h है, गैप h है। तो आप बोल सकते थे कि सर शेयर फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू एरिया और डी यू बाई डी वाई। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चला कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहां पे जब भी फोर्स का बात होगा तो ये डी यू बाई डी वाई लिखा जाता है, यानी इन रेस्पेक्ट टू वाई कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो है, आप इसी को ऐसा भी लिख सकते थे। आपको पता है कि डी यू का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप यहां पे v माइनस जीरो लिख सकते थे। ऊपर का प्लेट का वेलोसिटी v और नीचे का जीरो। वैसे ही dy को लिख सकते थे y यहां पे h माइनस जीरो, और इसी को आप ऐसा लिखते हैं म्यू ए v बाई एच। यानी अब यहां पे v किसका आ गया? प्लेट का वेलोसिटी है, लेकिन ऊपर का लेयर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सवाल हमेशा ये होता है कि जब आप फ्लूइड पढ़ रहे होते हैं और आप फ्लूइड में बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है ये फ्लूइड का है, तो फिर ये प्लेट का वेलोसिटी क्यों लिखते हैं? अब आपको कारण पता चल गया होगा। कारण क्या है कि नो स्लिप कंडीशन, जो कि हायर लेवल में आपको ब्रॉडली पढ़ना है, बस आपको यहाँ टेक्निकल मीनिंग समझना है। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम रखे हैं कि जो फ्लूइड जिस सरफेस के कॉन्टेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी सेम एज उस सरफेस के होगा, भले वो प्लेट का वेलोसिटी दिया है। और आपसे विस्कस यहां हो सकता था कि कुछ भी अननोन पूछा जा सकता था, फोर्स पूछ लेता, म्यू पूछ लेता। अब यहां पे म्यू फ्लूइड का है, ये आप पूरा रिलेशन पढ़ रहे हैं फ्लूइड के लिए, और वेलोसिटी किसका यूज कर रहे हैं? सरफेस का, प्लेट का। क्यों भैया? क्योंकि वही वेलोसिटी माना जाएगा फ्लूइड का। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि क्यों लिखते हैं कि अगर दो प्लेट के बीच में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका विस्कोसिटी दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि विस्कस फोर्स बताइए, या टेंजेंशियल फोर्स वर्ड लिख दे, शेयर फोर्स वर्ड लिख दे, शेयर स्ट्रेस लिख दे, तो आप डायरेक्टली म्यू ए भी बाई एच क्यों लिखते हैं? क्योंकि बी तो प्लेट का वेलोसिटी है, कॉज पता चल गया होगा। अब यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर हम बात करें यूनिट का, यूनिट, तो यूनिट में यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, अगर देखा जाए तो ये यूनिट होता है हमारा पास्कल सेकेंड। क्योंकि थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दें, मान लीजिए कि फोर्स है, म्यू है, ए है, डी यू बाई डी वाई है। यूनिट निकालने का तरीका आपको भी पता है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। म्यू का यूनिट हमको नहीं पता है, एरिया को आप मीटर स्क्वायर लिख सकते थे। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप लिख सकते थे मीटर पर सेकेंड, और ये डी वाई जस्ट लाइक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको बेटा लिख सकते थे मीटर। सो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। सो यहां पे आप देख सकते थे कि सर ये अपना बन जाएगा न्यूटन, न्यूटन और सेकेंड ऊपर आ जाएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, अगर सेकेंड यहां रहेगा तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो यूनिट ऑफ म्यू जो है वो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल सेकेंड भी लिख सकते थे, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड भी लिख सकते थे। ये हमारा यूनिट होता है म्यू का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब हो गया सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड, टाइम।
तो सीजीएस यूनिट में आपको भी पता है कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो डाइन में हम लोग लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लिखें 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड, पास्कल यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये अपना 1 सेकेंड। अब जैसे कि मान लीजिए 1 न्यूटन कोई पूछे, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कभी भी यूनिट का जो रिलेशन है, आप अगर फॉर्मूला को मेमोराइज करते हैं, बेसिक फॉर्मूला को और बेसिक रिलेशन को, डेफिनेटली यू कैन डिटरमाइन। इसमें कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला फोर्स का ये है। अगर आप कर लेते हो अच्छी बात है, लेकिन जैसे अगर नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनना चाहिए। जैसे अब यहां फोर्स है, जैसे अब मान लीजिए हमको नहीं पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन जो है उसको डाइन में कितना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स, अब कोई पूछे कि 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए, तो आप लिखते हैं कि 1 न्यूटन का मतलब हो गया कि 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, दैट इज 1 न्यूटन। 1 केजी मास है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, तो वो 1 न्यूटन हो जाएगा। अब यहां पे सीजीएस यूनिट में 1000 ग्राम को आप 1 केजी बोलते हैं, तो ये 1000 ग्राम हो गया। और 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, तो आप इसको 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर चेंज नहीं होता है, यानी अब यहां पे ये बन गया 10 टू द पावर 5, क्योंकि 3 ईयर 1000 और 100, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल हो गया, डाइन के इक्वल हो गया। सो दैट्स द रीजन। अब आप यहां पे लिख सकते थे कि सर 1 पास्कल सेकेंड को जो है 1 न्यूटन कितना के इक्वल है बेटा, 10 टू द पावर 5 डाइन, और मीटर है। अब यहां पे आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसा भी बोल सकते थे। या यहां पे आप मीटर स्क्वायर है तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते थे कि सर ये 100 स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड लिखा जा सकता था। यहां से क्या मिल गया कि यहां से मिला कि 1 पास्कल सेकेंड जो है वो बन गया 10 टू द पावर 5/10 टू द पावर 4, सो केवल 10 मिलेगा। और 10 डाइन पर, यहां पे जो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं पॉइस। यानी पॉइस का जो रिलेशन है हम लोग यहां पे ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना ना हो। तो आप बोल सकते थे कि पॉइस जो है वो हो जाएगा अपना 10, सॉरी हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड, यहां पे जो है ये बोला जा सकता है कि ये हो जाएगा 10 पॉइस। अब यहां पे एक और टर्म चलता है, वो है 100 सेंटीपॉइस। तो आप यहां पे बोल सकते थे कि सर एक पॉइस जो है वो 1/10 पास्कल सेकेंड के इक्वल है। ये पॉइस बहुत कॉमन है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आप बोल सकते थे कि 100 सेंटीपॉइस जो होता है, 100 सेंटीपॉइस जस्ट लाइक सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 100 सेंटीपॉइस जो है वो आप 1 पॉइस लिख सकते थे, 1 पॉइस। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के सेशन में विस्कोसिटी के बारे में और भी बातें हम लोग रखेंगे। तो आई होप कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका विस्कोसिटी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो एक लेयर दूसरे लेयर को फ्लो मोशन रोकता है। इसलिए जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो सबसे नीचे का फ्लूइड का वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के इक्वल होगा और वो लेयर अपने एडजेसेंट अपर लेयर को रोकने का कोशिश करेगा। इसलिए ऊपर डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज होते जाएगा और इसलिए जो फोर्स आपको लगाना है वो फोर्स आपका टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा।
और वही हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा शियर स्ट्रेस, जिसको आप बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आगे एक पार्ट और हम लोग बनाएंगे ताकि उसमें और हम लोग डिटेल में बात करें।